गाजियाबाद में बुजुर्ग की पिटाई और उसको मजहबी रंग देने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। चाहे पीड़ित पक्ष हो या आरोपी हो या फिर पुलिस, तीनों तरफ से अलग अलग दावे किए जा रहे हैं और मजेदार बात तो यह है कि तीनों पक्ष अपने आप को ही सही बता रहे हैं। ऐसे में सच कौन बोल रहा है या फिर झूठ कौन बोल रहा है? क्या सभी लोग मिलकर एक साथ झूठ बोल रहे हैं अपने अपने फायदे के लिए? हम आज इसकी पड़ताल करेंगे, लेकिन उससे पहले गाजियाबाद पिटाई कांड के 7 अहम किरदारों से आप पहले मिल लीजिए। पहला नाम तो अब्दुल समद सैफी का है, जो कि पीड़ित हैं, जिनकी पिटाई हुई, इन्हीं की दाढ़ी भी काटी गई, जैसा कि वीडियो में दिखता है। दूसरा नाम प्रवेश गुर्जर का है, जो इस पिटाई कांड का मुख्य आरोपी बताया जा रहा है। तीसरा नाम कल्लू का है, जिस पर अब्दुल समद की दाढ़ी काटने का आरोप है। चौथा नाम सद्दाम उर्फ बोना का है, जो इस पिटाई कांड का चश्मदीद है और जो अब्दुल समद यानी बुजुर्ग को प्रवेश के घर लेकर आया था। पांचवा नाम इंतजार का है, जो सद्दाम का बहनोई है और जिसके कहने पर अब्दुल समद को लेकर सद्दाम प्रवेश के घर गया था। छठा नाम इदरीस उर्फ उमेद पहलवान का है, जो स्थानीय स्तर पर समाजवादी पार्टी का नेता है और जिस पर आरोप है कि इनके फेसबुक लाइव से ही इस पूरे इलाके का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई। 13 जून को यह वीडियो वायरल हुआ और 14 जून से हर पक्ष खुद को सही और दूसरे को गलत बताने में जुटा है। इस मामले में सबसे बड़ा पेच तो यह है कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। एबीपी न्यूज ने इस उलझी हुई कहानी के हर पहलू को जाना, हर उस सिरे को पकड़ा जिससे कहानी को आपको समझाया जा सके आसान तरीके से। आपको दिखाते हैं गाजियाबाद से वरुण जैन, मनोज वर्मा और अभिषेक रावत की ये खास रिपोर्ट। कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ? हर चेहरे के पीछे छिपा है दूसरा चेहरा। बुजुर्ग के आरोप है गढ़े हुए। दो जनों ने हाथ पकड़ लिए और कमर पे डंडे और वो बेल्ट बजाई। या पुलिस की कहानी थोपी हुई। आज एबीपी न्यूज पर गाजियाबाद के लोनी कांड का हर किरदार बोलेगा और इस केस की कड़ियां जोड़ेगा। शुरुआत करते हैं पीड़ित बुजुर्ग अब्दुल समद से। वो समद जिनका आरोप है कि 5 जून को उनकी पिटाई सिर्फ इसलिए हुई क्योंकि वो मुसलमान हैं। समझा मेरे सिर पर रख दिया और मेरी दाढ़ी काटी। आपसे जय श्री राम के नारे बुलवाए? हाँ। वंदे मातरम बुलवाया? हाँ। दूसरी तरफ पुलिस का दावा है कि ये घटना निजी विवाद के तहत हुई है। बुजुर्ग तंत्र मंत्र करते हैं और इसी विवाद में ये घटना हुई। पीड़ित ने एफआईआर अज्ञात लोगों के खिलाफ कराई है, जबकि पुलिस का दावा है कि ये सब एक साजिश के तहत किया गया। शुरू से ही जान रहे हैं कि मारपीट किसने करी, तब भी जो है एफआईआर में जो है नाम किसी का नहीं लिखा। ये स्थानीय नेता हैं, इनकी भी भूमिका होना प्रकाश में आया, सब लोगों ने बताया, क्योंकि जहाँ पर ये रहते हैं बुजुर्गवार, उस एरिया में किसी परिचित के माध्यम से इनसे कनेक्ट कराया गया। जो वजह निकल के आई है यही अभी तक हम वेरीफाई कर पाए हैं और कोई भी सांप्रदायिक एंगल इसके पीछे या अब 5 जून का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें अब्दुल समद बता रहे हैं कि इंतजार नाम के एक शख्स के कहने पर उसने टोना टोटका किया। जो दोबारा आया था तू करने, किसने कराया था? इंतजार ने। इंतजार ने कह के भेजा? कह के भेजा के मेरे बस में कर दो। हाँ, मेरे घर के ने जो तमीज वो भी सब दे के गया हो। अच्छा हाँ, बस ये सब इंतजार के कहने से गए? इंतजार के कहने से गया। मेरे घर के ने जो तमीज वो भी सब दे के गया हो। अच्छा हाँ। दावा है कि इस वीडियो में जो सवाल पूछ रहा है वो शख्स कोई और नहीं बल्कि आरोपी प्रवेश है। एक दूसरे वीडियो में समद के बैग से तंत्र मंत्र की किताबें भी मिली हैं। अब सवाल ये कि बुजुर्ग इस वीडियो में झूठ बोल रहा है या बाद में अपने बयान में। हाँ, मेरे घर के ने जो तमीज वो भी सब दे के गया हो। ये सवाल इसलिए उठ रहा है कि न तो पीड़ित और न ही उनका परिवार ये मान रहा है कि वो जादू टोना करते हैं, लेकिन इस कांड में शामिल दूसरे किरदार
इसकी पुष्टि कर रहे हैं। इंतजार और सद्दाम नाम के ये आरोपी बताते हैं कि बुजुर्ग जादू टोना करते थे। क्या बाबा तंत्र मंत्र करते थे शुरुआत से? हाँ जी करते थे। ये बुजुर्ग जो है, मैं बोला सर भाई मेरे लड़के को तबीयत सी खराब है, मेरा बच्चा दूध नहीं पकड़ रहा अपनी माँ का। उन्होंने मुझे नंबर दे दिया, मैंने कॉल करी। सूपी जी बोले एक काम करना, तुम 3 अंडे 3 लड्डू 1 सिगरेट और 1 अगरबत्ती का पैकेट, लड्डू 7 बार उतार के अपनी घरवाली के ऊपर कत्तो खिला देना, 3 अंडे पीपल के नीचे रख देना, सिगरेट को जला के रख देना। अब जरा सिलसिलेवार तरीके से 5 जून की घटना की कड़ियां जोड़िए। एफआईआर में लिखा है कि कुछ अज्ञात लोग पीड़ित अब्दुल समद को ऑटो में बिठा कर ले गए, जबकि आरोपी सद्दाम का दावा है कि अपने बहनोई इंतजार के कहने पर वो बुजुर्ग को स्कूटर में लेकर प्रवेश के घर गया। इंतजार भाई घरवाली बोली तू बोने इन्हें लेके चला जा वहाँ पर बंथला परवेश के यहाँ पर। मैं वहाँ पर पहुँचा सर, उसके घर पहुँच गया मैं, तो उसने सूपी को रख लिया। इसने फिर आदिल को फ़ोन करा। आदिल को फ़ोन करने के बाद ये 5-6 लड़के आए थे आदिल के साथ। सद्दाम जो कह रहा है उससे यह साबित होता है कि एफआईआर में जिस ऑटो का जिक्र था वो था ही नहीं, जिस अज्ञात जगह का जिक्र था वो भी नहीं थी, और बुजुर्ग का ये कहना कि अनजाने लोगों ने उनके साथ मारपीट की ऐसा भी नहीं था। इसके अलावा इस घटना में जय श्री राम के नारे लगवाने के लिए जबरदस्ती भी नहीं की गई। फिर इंतजार के पास फ़ोन करा, इंतजार के पास उनका इंतजार ऐसे सूपी तरह नाम ले रहा है, उनका इंतजार नहीं करवाया था ये, तो इनमें आपस में झगड़ा बन गया। इंतजार भाई भी बुला लिए वहीं पर ही, तो सर दाढ़ी काट दी थी इनकी कल्लू ने। ये जो बात सामने आ रही है कि जय श्री राम के नारे लगाओ, क्या ये बात भी हुई थी वहाँ पर जब आप थे वहाँ? नहीं सर, हमारे सामने नहीं हुई थी ये। इस केस में आरोपी जो बोल रहे हैं उनकी कहानी पीड़ित की कहानी से बिल्कुल अलग है। अब्दुल समद के वीडियो भी उस कहानी पर मोहर लगा रहे हैं। लेकिन दूसरा सच ये भी है कि बुजुर्ग की पीठ पर पिटाई के निशान झूठे नहीं हैं। बुजुर्ग की दाढ़ी काटी गई है, ये भी झूठ नहीं है। इस घटना में सवाल कई हैं, अभी कई कड़ियां जुड़नी बाकी हैं। कहना मुश्किल है कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ। आपने देखा, सबका यही दावा है कि वही सच बोल रहे हैं, लेकिन सच कई सवालों में लिपटा है। और सबसे बड़ा सवाल तो अब्दुल समद बुजुर्ग की बातों पे खड़ा होता है, और वो सवाल ये है कि सद्दाम और इंतजार सच बोल रहे हैं तो पीड़ित बुजुर्ग यानी अब्दुल समद ने जादू टोना और ताबीज़ की बात क्यों छुपाई है, जो कि उस इलाके का हर व्यक्ति तस्दीक कर रहा है कि ये ताबीज़ देते थे। अगर पीड़ित यानी अब्दुल समद का मकसद आरोपियों को सजा दिलाना था तो मामला अज्ञात लोगों के खिलाफ क्यों दर्ज करवाया गया? अब्दुल समद इन सबको जानता था, इंतजार को, इदरिस को, इन सबको। 5 तारीख की शाम को घटना हुई तो एफआईआर दर्ज कराने में अब्दुल समद यानी बुजुर्ग ने 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त क्यों लिया? 24 घंटे तक क्यों सोचा गया जब इतनी बुरी तरीके से उनको पीटा गया, उनकी दाढ़ी काटी गई? क्या पिटाई और रिपोर्ट दर्ज होने के दरमियान नफरत फैलाने वाले इस वीडियो की साजिश रची गई? ये सबसे बड़ा सवाल है अब्दुल समद पर और उस इदरिस पर जो इनको एफआईआर कराने पुलिस थाने ले गया था। क्या समाजवादी पार्टी के नेता इदरिस उर्फ उमेद पहलवान ने इस कहानी को नया एंगल दिया, या फिर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने दबाव में कहानी बदल दी? पुलिस भी सवालों के घेरे में है। ये सब वो सवाल हैं जिनका जवाब मिलना बेहद जरूरी है, और सबसे अहम ये जानना कि पीड़ित बुजुर्ग, राजनीति चमकाते नेता और लीपापोती करती पुलिस के बीच क्या इस पूरे खेल में कोई और ही रिंग मास्टर है? असभ्यता और संवेदनहीनता को दिखाने वाला ये वीडियो सियासी और सामाजिक भूचाल का सबब बना हुआ है। पुलिस का ढीला ढाला रवैया मामले को टालता रहा, लेकिन सवाल फिर भी उठते रहे। तो आइए एक एक कर उन सवालों पर से पर्दा हटाते हैं
जो इस मामले की जांच के लिए बेहद जरूरी है। सवाल नंबर 1, पिटाई का वीडियो किसने बनाया? 5 जून को गाजियाबाद के लोनी में 70 साल के अब्दुल समद की पिटाई हुई। उनकी दाढ़ी तक काट दी गई। उस पिटाई का वीडियो 13 जून को वायरल हो गया। 4 दिन बाद भी इस सवाल का जवाब मिलना बाकी है कि ये वीडियो किसने बनाया। पुलिस अपनी जांच में लगी है, लेकिन इस मामले में बुधवार रात को ही जिस इदरीस सिर्फ उमेद पहलवान के खिलाफ मामला दर्ज हुआ, वो कह रहे हैं कि इसे परवेश गुर्जर ने बनाया। ये जो उसने गाना लगा रखा है जिसमें चचा को मार रहे हैं, वो तो परवेज गुर्जर के मोबाइल से बनी है सर वीडियो। वो हमने कहां डाली है? वो परवेज गुर्जर के घर बनी है और अधिकारी भी कह रहे हैं कि परवेज गुर्जर के घर की है। परवेज गुर्जर और परवेज गुर्जर का मोबाइल हम पे कहां से आया? सवाल नंबर 2, वीडियो बाहर कैसे आया? वीडियो 5 जून का है। आप देख सकते हैं कि एक बुजुर्ग शख्स की पिटाई हो रही है। इस वीडियो को किसने रिलीज किया? कैसे ये वीडियो लोगों के बीच पहुंचा? ये सवाल पुलिस के सामने है, लेकिन पुलिस अभी वीडियो का सोर्स ही पता नहीं कर पाई है। तो वायरल कैसे हुआ और क्यों हुआ, ये जवाब मिलने में वक्त लगेगा। परवेज गुर्जर के घर मोबाइल से वीडियो बनी, ये पुलिस कह चुकी है, सब कह रहे हैं। परवेज गुर्जर का मोबाइल आप पे कैसे आया, मुझ पे कैसे आया? उनका मोबाइल तो उन्हीं पे था। जब परवेज गुर्जर जेल जाता है उसी दिन ये वीडियो वायरल क्यों होती है? सवाल नंबर 3, उमेद पहलवान ने मामला भड़काया। उमेद पहलवान पर यह आरोप लग रहा है कि उन्होंने ही इस मामले को भड़काया है। 7 जून को अगर उमेद पहलवान ने बुजुर्ग की पिटाई के मामले में फेसबुक लाइव नहीं किया होता तो ये बात इतनी आगे तक नहीं बढ़ती। लेकिन इस पर उमेद पहलवान का कहना है कि अगर उन्होंने बात को लोगों तक नहीं पहुंचाया होता तो अब्दुल समद की रिपोर्ट पुलिस लिखती ही नहीं। जब 7 तारीख को मैंने फेसबुक लाइव किया और मैं जैसे अपनी लाइव से हटा तो 2 घंटे के बाद, 2.5 घंटे के बाद 7, 7:30 बजे लोनी बॉर्डर थाने में मुकदमा पंजीकृत हो जाता है, और वो भी उन धारा में कि जो हमारी तहरीर ही नहीं थी। सवाल नंबर 4, जय श्री राम का नारा वीडियो में अलग से डाला गया। श्री राम के भाई। और अब्दुल समद का आरोप है कि उन पर जय श्री राम बोलने का दबाव डाला गया। आपसे जय श्री राम के नारे बुलवाए? हाँ। वंदे मातरम बुलवाया? हाँ। कुछ लोगों ने जानबूझ के इन तथ्यों को तोड़ मड़ोड़ के विभिन्न सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचारित प्रसारित शुरू कर दिया, जिससे कि सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ जाए। इस सवाल का जवाब वीडियो के फॉरेंसिक जांच से ही पता चलेगा। अब पुलिस वीडियो को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजने की तैयारी कर रही है, लेकिन पुलिस की तफ्तीश में बड़ा रोड़ा वो मोबाइल फोन है जिससे वीडियो बनाया गया है, जिसे पुलिस अब तक बरामद नहीं कर सकी है। सवाल नंबर 5, अब्दुल समद कहां है? अब सवाल है कि अब्दुल समद हैं कहां? वो रहने वाले बुलंदशहर के हैं। बुधवार को उनके बड़े बेटे ने कहा कि वो अलीगढ़ में हैं। अब छोटे बेटे ने कहा कि कहां है ये पता नहीं। तो इस 2 तरह के जवाब का मतलब क्या है? अभी वो डॉक्टरी ट्रीटमेंट हो रहा है, उनका अलीगढ़ है। उनकी हालत ज़्यादा सीरियस है, हार्ट पेशेंट है, बीपी हाई रहता है उनका, और इतना टॉर्चर किया गया है तो वो घबराए हुए हैं। इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। किनके साथ गए थे, परिवार के थे या बाहर के थे या भीतर के थे, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। आपके गर्दन पर रिवॉल्वर। जिस वक्त संवाददाता वरुण जैन अब्दुल समद के छोटे बेटे से बात कर रहे थे, उसी वक्त एक महिला आकर उन्हें हमसे बात करने से रोकने की कोशिश करती है। सवाल है कि क्या इस पूरे कांड का रिंग मास्टर कोई और है? गाजियाबाद में विपिन तोमर के साथ बुलंदशहर से अभिषेक रावत की रिपोर्ट। 5 जून की घटना है, आज 17 जून हो गई। और खास बात देखिए, गाजियाबाद की पुलिस अब भी मुख्य आरोपी परवेश गुर्जर का मोबाइल तलाश रही है। ऑफिशियली नहीं बता रही है कि मोबाइल उसके पास है या उसको मोबाइल मिला ही नहीं है, क्योंकि परवेश ने वीडियो बनाया है, पूरी घटना उसके घर की है, तो ओरिजिनल वीडियो उसके ही मोबाइल से मिलेगा, ऐसा माना जा रहा है।
इस बीच इस मामले में 3 एफआईआर दर्ज हुई हैं। पहली एफआईआर घटना के यानी 5 जून के 2 दिन के बाद 7 जून को दर्ज हुई, जिसे पीड़ित अब्दुल समद सैफी ने दर्ज कराया, जो कि अज्ञात लोगों के खिलाफ थी। इस एफआईआर में किसी का नाम नहीं था, बल्कि अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज कराई गई थी। दूसरी एफआईआर खुद गाजियाबाद पुलिस ने दर्ज कराई और यह मामला 15 जून का यानी परसों का। इसमें ट्विटर समेत 9 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ, जिसमें कुछ पत्रकार भी हैं। तीसरी एफआईआर 16 जून को दर्ज हुई और इसको भी पुलिस ने ही दर्ज कराया। यह मामला इदरिस उर्फ उमेद पहलवान के खिलाफ दर्ज हुआ। कल रात 9 साढ़े 9 बजे के आसपास ये एफआईआर दर्ज हुई है। पीड़ित की तरफ से एक मामला दर्ज हुआ तो पुलिस की तरफ से 2 मामले दर्ज हुए। पुलिस इस मामले में अपनी पीठ थपथपा रही है, लेकिन उसकी लापरवाहियां भी अब खुलकर सामने आ रही हैं। जिस थाने में 7 तारीख को परवेश गुर्जर के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, उसी थाने में 10 जून को एक और मुकदमा उसके खिलाफ दर्ज हुआ। जिस मामले में परवेश जेल भी गया, पुलिस ने पिटाई मामले में परवेश से कोई पूछताछ नहीं की। यही तो पुलिस के रवैये पर सवाल खड़ा होता है। अब हम आपको पुलिस की, गाजियाबाद पुलिस की 3 सबसे बड़ी लापरवाहियां दिखाते हैं इस पूरे मामले में। एक वीडियो जिसमें एक बुजुर्ग आदमी की बेरहमी से पिटाई हुई। एक मामला जिसने जल्द ही हिंदू मुस्लिम का रूप ले लिया, और इन सब के ऊपर वो लापरवाही जो गाजियाबाद पुलिस को ही कटघरे में खड़ा करती है। लापरवाही नंबर 1, आरोपियों की गिरफ्तारी में 7 दिन क्यों लगे? 5 जून की घटना की एफआईआर पुलिस ने 7 जून को दर्ज की, लेकिन आरोपियों की गिरफ्तारी वीडियो वायरल होने के बाद की गई। वीडियो 13 जून की रात को वायरल हुआ और गिरफ्तारी 14 जून को की गई। गिरफ्तारी भी बस 2 ही आरोपियों की हो पाई, एक कल्लू और दूसरा आदिल। जबकि मुख्य आरोपी प्रवेश के बारे में पुलिस को पता चला कि वो एक्सटॉर्शन के एक मामले में जेल में बंद है। यानी वायरल वीडियो के मामले में अब तक मुख्य आरोपी प्रवेश से पुलिस पूछताछ नहीं कर पाई है। ये चीज पुलिस क्यों नहीं बयान करती? जब परवेज गुर्जर थाने में था, 2 दिन था, तो पुलिस ने परवेज गुर्जर से ये क्यों नहीं पूछा कि आपका फोन कहाँ है? लापरवाही नंबर 2, प्रवेश के घर के सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं ली? जब जांच में यह साफ हो गया था कि वीडियो मुख्य आरोपी प्रवेश के घर के सामने बनाया गया, तो पुलिस ने तभी प्रवेश के घर पर लगे सीसीटीवी कैमरे से फुटेज क्यों नहीं ली? पुलिस ने वीडियो वायरल होने के बाद में सीसीटीवी का डीवीआर लिया, तब तक उसमें से फुटेज ऑटो डिलीट हो चुकी थी। लेकिन पुलिस के पास इन सवालों का जवाब नहीं है। वो तो विवेचना में निकल आएगा, इसमें कुछ भी छिपा नहीं रहेगा। ये चूंकि जो अब तक एविडेंसेस मिले हैं वो एक क्लियर कट स्टोरी बना रहे हैं, तो इसमें जैसे जैसे हम लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं, लोगों से पूछताछ कर रहे हैं, हमको हर व्यक्ति का इस पूरे घटनाक्रम में अपना अपना इंटरेस्ट, मोटिव समझ में आ रहा है। लापरवाही नंबर 3, कब मिलेगा पुलिस को वीडियो वाला मोबाइल? पुलिस के पास पीड़ित अब्दुल समद सैफी 6 जून को ही गए थे, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। अगर मारपीट का वीडियो मुख्य आरोपी प्रवेश के मोबाइल से बनाया गया, तो पुलिस अब तक वो मोबाइल बरामद कैसे नहीं कर पाई? और जब तक वो मोबाइल नहीं मिलेगा, तब तक पुलिस को ओरिजिनल वीडियो भी नहीं मिलेगा। वो तो परवेज गुर्जर के मोबाइल से बनी है सर वीडियो, वो हमने कहाँ डाली है? वो परवेज गुर्जर के घर बनी है, और अधिकारी भी कह रहे हैं कि परवेज गुर्जर के घर की है, परवेज गुर्जर। और परवेज गुर्जर का मोबाइल हम पे कहां से आया? लोनी बॉर्डर पुलिस स्टेशन ने अगर 24 घंटे के अंदर ही मामला दर्ज करके कार्रवाई की होती तो बात इतनी नहीं फैलती, लेकिन एक थाने की लापरवाही से मामला इतना संगीन हो गया। गाजियाबाद से मनोज वर्मा की रिपोर्ट। साफ तौर पर गाजियाबाद पुलिस इस मामले में सवालों के घेरे में है, क्योंकि जैसे ही ये वीडियो वायरल हुआ, उसके अगले ही दिन पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। अब तक इस मामले में पुलिस 11 लोगों को आरोपी बना चुकी है, क्योंकि मारपीट वाला मामला है। 3 अलग अलग एफआईआर दर्ज कर चुकी है। सोचिए,
अगर पुलिस एफआईआर दर्ज होते ही एक्शन में आ गई होती तो नौबत आज यहां तक नहीं आती। पुलिस ने एक्शन तब लिया जब सियासत गर्म हो गई। अब पुलिस ने इसमें समाजवादी पार्टी के नेता इदरीस को यानी उमेद पहलवान को भी आरोपी बना लिया है। तो बीजेपी को समाजवादी पार्टी पर पलटवार करने का मौका मिल गया है। दूसरी तरफ ट्विटर को लेकर भी सियासत में गर्मी बढ़ी हुई है। पुलिस की जांच आगे बढ़ी और इस पूरे कांड में इदरीस उर्फ उम्मेद पहलवान का नाम सामने आया वो फेसबुक लाइव जो उम्मेद ने पीड़ित अब्दुल समद सैफी के साथ किया था। इसी फेसबुक लाइव में पीछे टंगी थी एक तस्वीर और उसके नीचे टंगी थी साइकिल। इदरीस के साथ अखिलेश की तस्वीर सामने आई तो बीजेपी को पलटवार करने का मौका मिल गया। लगातार अफवाह फैलाना, झूठ फैलाना, तनाव पैदा करवाना, यह समाजवादी पार्टी और उससे जुड़े हुए जो उनके कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, पदाधिकारी हैं, उनका चरित्र रहा है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी का आरोप है कि सरकार इस तरह के मामलों के जरिए असल मुद्दों से ध्यान भटका रही है और लोगों की आवाज को दबा रही है, और इसमें ओवैसी भी आदम के। उनको जाति धर्म की राजनीति करनी है, उसका रूप रंग देना है, और जिससे उत्तर प्रदेश में जो बेरोजगारी, महंगाई और जो कोरोना से मौतें हुई, सब घटना छुप जाए, इसलिए रूप रंग दे रहे हैं। क्या लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश का खराब नहीं है कि कोई किडनैप कर लेगा किसी को भी, ऑटो में से किडनैप करेगा, ले जाकर पीटेगा, मारेगा, दाढ़ी काट देगा। इस मामले के जरिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर और कुछ दूसरे लोगों पर वायरल वीडियो को पोस्ट करने को लेकर जो मामले दर्ज हुए हैं, उस पर भी सियासत गर्म है। If Twitter has a norm of declaring a particular tweet as manipulated or unmanipulated, why it was not applied in the case of Ghaziabad case? जब हिंदुस्तान के लोग फेल मोदी सरकार की आलोचना उन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिख रहे हैं, तो सरकार उनका गला भी घोटना चाहती है। ट्विटर कंपनी कुछ नहीं लिखती, ट्विटर तो मात्र एक प्लेटफॉर्म है। ट्विटर पर हिंदुस्तान के लोग लिखते हैं। एक घटना ने यूपी का सियासी पारा गरमा दिया है। इसमें आरोप अलग हैं, बयान अलग हैं, लेकिन टारगेट सबका एक है, हिंदू मुस्लिम की सियासत से यूपी की सत्ता का सफर तय करना। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।